वेरी गुड इवनिंग। बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री पे ये हमारी पहली क्लास है, या फिर ऐसे कह लीजिए बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री जो स्किल वाला पेपर है उस पे ये हमारी पहली क्लास है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। और आज बहुत दिनों बाद मैं आपसे पहली बार इस तरीके से मुखातिब हो रहा हूँ, इस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग MCQ फॉर्मेट में पढ़ते थे, हमारे पे लैपटॉप पे होता था, लैपटॉप पे पढ़ते थे। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपका हमारा जो तरीका है उस तरीकों के बदला है। जो प्रोसीजर था हमारा, हमने उसको कम्प्लीटली चेंज किया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? बेसिकली जो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, और खासकर ये वाला जो पेपर है, ये बहुत वर्सटाइल पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। मैं उन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको बाकी चीज़ें समझ में आ रही है। तो आपको इतनी सी बातें समझनी है। तो शुरू कर रहे हैं अपन लोग बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। और बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास स्किल वाला पेपर है, तो इसको जरा देख लेते हैं। BSc में ये पेपर है। तो बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के भीतर आपके पास सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास है इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इसको मैं आज ही डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा टॉपिक, ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, पर इस हर एक चैप्टर पे एक ही वीडियो आएगा, इसीलिए ये लेंथी होगा। तो पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, दूसरा है एनालिसिस ऑफ सॉइल, सॉइल के बारे में, तीसरा है एनालिसिस ऑफ वाटर, चौथा है एनालिसिस ऑफ फूड प्रोडक्ट, पांचवा है क्रोमेटोग्राफी, छठवां है कॉस्मेटिक, और सातवां टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक। तो कुल मिला के ये मान लीजिए 5 से 6 वीडियो आपके पास आने वाले हैं बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री वाली बुक पे। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। और जब हम बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, वहां पे बेसिकली इस वाली यूनिट में आपके पास सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट हैं। और अगर हमको सिर्फ उन 5 ही कॉन्सेप्टों के बारे में क्या करना है, बात करना है। वी हैव टू जस्ट डिस्कस दैट 5 कॉन्सेप्ट। और वो 5 कॉन्सेप्ट कौन सा है? पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग क्या हुई, तीसरा है एक्यूरेसी और प्रिसिशन हो गया है, चौथा टॉपिक है सोर्स ऑफ एरर, और पांचवा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। 5 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये ऐसे टॉपिक हैं कि जो अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझना है, मैं बोलते रहूंगा, आपको समझते रहना है। वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे, अपन नोट्स बनाते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक एनालिटिकल का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, और उसमें 5 टॉपिक हैं। हम उन 5 टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके पास हो गया है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलो भाई, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जरा एक बात समझो, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। और इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक का मतलब क्या हुआ? ये एक साझा टॉपिक है। साझा टॉपिक है मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए ही जरूरी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जितना केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उतना ही बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप नई रिसर्च कर रहे हैं तो तब आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे वो बायोलॉजी में हो। तो इसीलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक को समझने के लिए, इस किताब को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिनमें हम क्या डिस्कस करते हैं, हम मेथड डिस्कस करते हैं या हम टेक्निक डिस्कस करते हैं। मेथड डिस्कस करते हैं या टेक्निक डिस्कस करते हैं। और किस चीज के लिए मेथड और टेक्निक डिस्कस करते हैं हम? जब आपको किसी सैंपल की क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव, और तीसरा आपको स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है जी, इतनी सी बात है, बहुत आसान सा है, बस समझ में आ जाएगा। मैंने कहा
एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मेथड या उन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, उन टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे किसी भी सैंपल का हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, हम स्ट्रक्चरल आइडिया या स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में बता सके। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we discuss about qualitative, quantitative and structural information about any sample। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप किसी सैंपल का क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, और जो मेथड उनमें इन्वॉल्व होते हैं या जो टेक्निक इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एनालिटिकल टेक्निक कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने अभी कही, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। अब सवाल आता है कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या हुआ। तो सबसे पहले आते हैं क्वालिटेटिव पे आते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, और क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है वो आपकी क्वालिटी से रिलेटेड है। और अब क्वालिटी से रिलेटेड क्या है कि आपके पास एक सैंपल दिया गया, एक उदाहरण के लिए आपको कहा गया कि आपको चिप्स दिया गया और आपको उसकी क्वालिटी जाननी। किसी भी चीज की क्वालिटी कैसे पता चलेगी भाई? क्वालिटी इससे पता चलेगी आपने उस चिप्स में जो आलू यूज किया है वो आलू नया था, वो आलू पुराना था, और आपने कौन से किस्म का आलू यूज किया है, या फिर उस चिप्स बनाने में आपने और क्या क्या इस्तेमाल किया है। सो जब भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे होंगे, तब आप क्वालिटी की बात कर रहे होंगे। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप किसी भी सैंपल में जो आपके एलिमेंट प्रेजेंट है, किसी भी सैंपल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है या किसी भी सैंपल में जो कंपाउंड प्रेजेंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। या फिर आपके पास उदाहरण के लिए आपके पास पैरासीटामोल की टैबलेट है, उस टैबलेट का अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होगा तो आप देखते हैं कि उस पैरासीटामोल की टैबलेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ये उसका क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। दूसरा है क्वांटिटेटिव, और जब आप क्वांटिटेटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तब आप क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब वो जो पैरासीटामोल की टैबलेट आपके पास थी उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन जो आपका कौन सा एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। मैंने दो तरीके के एनालिसिस बताया आपको, क्वालिटेटिव आपकी क्वालिटी से है, क्वांटिटेटिव आपकी क्वांटिटी से है। क्वांटिटी का मतलब हो गया उसकी अमाउंट से है, इट इज अबाउट दैट्स अमाउंट, उसकी अमाउंट से है। और तीसरा हो गया है आपका किसी उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और स्ट्रक्चर को कौन बताता है, स्ट्रक्चर को बताने के लिए क्रोमेटोग्राफी काम आती है। तो बेसिकली अभी तक हमने एक बात समझी कि किसी भी सैंपल का आपको ये जानना है, किसी भी सैंपल में कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर कंपाउंड या एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनकी अमाउंट कितनी है और उनका स्ट्रक्चर क्या है। इन सब के बारे में जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, इन सब के बारे में आप जान रहे होते हैं, तब वो कहलाता है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब अगला टॉपिक आता है स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्कोप के बारे में जब आप बात कर रहे होते हैं, जरा इसको समझते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री सबसे पहले आपका इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, कोई भी इंडस्ट्री होगा उसमें आप किसी भी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो सिंथेसाइज करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट जो है आपका रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट क्या है। आपका रिएक्टेंट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और फाइनल प्रोडक्ट हो गया। उन सभी के बारे में आपको क्या जाननी होती है, इंफॉर्मेशन जाननी होती है। और वो कैसे मिलेगी आपका, जब आप उनका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन जब आपके पास होगी तब आप क्या कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज हो गया है। दूसरा हो गया है आपका फार्मा कंपनी हो गया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा इस्तेमाल है इसका।
जब ये जो आपके पास है, जैसे देखिए सॉइल हो गया है, सॉइल का पीएच हो गया है, या फिर वाटर हो गया है, वाटर भी देख लीजिए, वाटर हार्ड वाटर क्या है आपका, सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर किसके, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वाटर इम्प्योर क्यों हो रहा है तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई उनको प्योर कैसे करेंगे और उसको प्योरिफिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी, उसके लिए बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज होगी। या वाटर हो गया आपके पास, कॉस्मेटिक हो गया है, कॉस्मेटिक हो गया है, या कॉस्मेटिक जब जो भी आप परफ्यूम लगा रहे हो, जो भी आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हो, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का इस्तेमाल, उनके क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप पता चल रहा है आपने अपने चेहरे पे क्रीम लगाई और थोड़े दिनों बाद आपके चेहरे पे एलर्जी होने लगे, इसका मतलब क्या है कि उस क्रीम में जो कंपाउंड है वो आपके चेहरे को क्या नहीं कर रहे हैं, सूट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के ये मैंने स्कोप के बारे में बताया। स्कोप के बारे में तो पूरी बुक ही बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पार्ट पे है। तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक क्या किया, खत्म किया। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको थोड़ा दूसरा हो गया है आपके पास एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को समझते हैं, इधर को मैं एक्यूरेसी समझाऊंगा, इधर को मैं प्रिसिशन समझाता हूं। एक्यूरेसी और प्रिसिशन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूं इसमें। एक्यूरेसी और प्रिसिशन में आपको समझाता हूं, जरा इसको ऐसे समझेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसिशन को ऐसे समझेंगे। मान लीजिए एक टीम को जीतने के लिए 100 रन चाहिए थे, ठीक है भाई, जीतने के लिए 100 रन चाहिए थे, तो उस टीम ने बनाए 98 रन, तो वो टीम क्या हो गई है, हार गई है। दूसरी टीम को भी जीतने के लिए 100 रन चाहिए थे और उन्होंने कितने रन बनाए, मान लेते हैं उन्होंने बनाए 95 रन, वो भी क्या हो गई, हार गई। अब आपको ये बताना है, दोनों टीमें तो हार गई हैं, दोनों ही 100 नहीं बना पाई, लेकिन अगर आपको ये जानना होगा कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम ज्यादा एक्यूरेट थी, तो ये कैसे पता चलेगा। तो भाई कौन सी टीम ज्यादा एक्यूरेट थी, इसका बात का पता कैसे चलेगा, इस बात का पता इस बात से चलेगा कि कौन सी टीम 100 के ज्यादा करीब थी। तो सबसे पहले हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है आपका, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू और टारगेटेड वैल्यू, ठीक है जी, टारगेटेड वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, जरा इसको समझो भाई। ये तो देखा ही होगा जो हम खेलते हैं, ये इस पे क्या करना है, आपको निशाना लगाना है, तीरंदाजी वाला है ये, ठीक है। तो ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है, और आपने एक बार निशाना लगाया, आपने यहाँ पे मारा, दूसरी बार आपने निशाना लगाया, आपने यहाँ पे मारा, तीसरी बार आपने लगाया, यहाँ पे मारा, और चौथी बार आपने यहाँ पे मारा। देखिए किसी भी बार आपने मेन टारगेट पे हिट नहीं किया, किसी भी बार ऐसा नहीं हुआ कि आप मेन टारगेट के पास पहुंचे, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ टारगेट से आप बहुत दूर थे, लेकिन इस वाली वैल्यू में आप टारगेट के बहुत पास थे। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आपका टारगेट, अगर आप मैं कहूँ कि इस वाले केस में से यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है क्योंकि ये टारगेटेड वैल्यू के सबसे करीब है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्यूरेसी सबसे कम है क्योंकि ये टारगेटेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू से क्या है, सबसे ज्यादा दूर है। इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, मोस्ट एक्यूरेसी है, और यहाँ पे मिनिमम एक्यूरेसी है। इस वाले केस में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है और इस वाले केस में सबसे कम क्या है, एक्यूरेसी है। जरा इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम ऐसा समझेंगे, ठीक है जी, इसको ऐसा समझेंगे। अब देखिए मान लीजिए मुझे रन बनाने हैं, मुझे बनाने थे 100 रन। ABCD 5 लोग हैं, ABCDE 5 बच्चे हैं, उन्हें 100 रन बनाने थे। एक ने बनाए 99, दूसरे ने बनाए 70, 78, 75 और 84, ऐसे रन बनाए इन्होंने। अब 100 तो किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन 99 के सबसे करीब कौन है, 100 के सबसे ज्यादा करीब कौन है, 99, और 100 से सबसे दूर कौन सा है,
वो 100 से सबसे दूर कौन सा है, 70 वाला सबसे दूर है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किस में है, ए में है, और सबसे कम एक्यूरेसी किस में है, बी में है। ये सही गलत नहीं है, इट इज अबाउट एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होता है कि जब आप मेजर्ड वैल्यू के या आप टारगेटेड वैल्यू के आप कितने करीब हैं, वो आपका एक्यूरेसी कहलाता है। एक्यूरेसी तो समझ में आई। एक्यूरेसी क्या हुआ, ट्रू वैल्यू। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। ट्रू इस वैल्यू, इसकी मार्कर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और जब ए बच्चे ने कैलकुलेट किया, 3 बच्चे थे, 3 बच्चों को मैंने कैलकुलेट करने के लिए कहा ABCD, 3 बच्चों ने, इसने कहा 2 सेंटीमीटर, इसने कहा 3 सेंटीमीटर, इसने कहा 3.5 सेंटीमीटर, इसने कहा 5.5 सेंटीमीटर है। अगर मैं पूछूंगा कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, जो 5 के सबसे ज्यादा क्लोज है, और 5 के सबसे ज्यादा क्लोज है, 5.5 वाला 5 के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो एक्यूरेसी का ये मतलब नहीं है कि माइनस का मतलब नहीं है, ये प्लस का मतलब नहीं है, इट इज अबाउट रिगार्डिंग साइन। साइन को स्किप कर दीजिए, तो ये एक्यूरेसी हो गई है। तो जब एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास 3 चीजें होती हैं। आपके पास होती है एब्सोल्यूट एरर, आपके पास होती है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है आपका रिलेटिव एरर, और तीसरा होता है आपके पास क्या, आपका क्या, रिलेटिव एक्यूरेसी। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है भाई कि इनमें से कौन सा आपका एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो ये हो गया है रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, और आपके पास क्या हो गया है आपका रिलेटिव एक्यूरेसी। तो पहले रिलेटिव एरर पे आते हैं, एब्सोल्यूट एरर पे आते हैं। मान लीजिए पेन की लंबाई कितनी थी, एक्चुअल ट्रू लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और आपने ये ट्रू वैल्यू थी, और आपने जो मेजर किया वो कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, मॉड ऑफ योर ट्रू वैल्यू माइनस आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हो गया आपके पास, एब्सोल्यूट एरर। तो मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 - 4 = 1 हो जाएगा। अब रिलेटिव एरर हो गया है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू और गुणे 100। ये हो गया है आपके पास रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर कितना है, उसमें से अगर आप ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वो क्या, और इनटू 100 कर देंगे तो वो रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो अब एरर एक्यूरेसी के अलावा एक और टॉपिक था आपके पास, प्रिसिशन। क्या टॉपिक था आपके पास, प्रिसिशन। और प्रिसिशन को समझते हैं, ठीक है जी, प्रिसिशन को समझते हैं। इट इज अबाउट प्रिसिशन। और अब आते हैं हम प्रिसिशन के बारे में। तो प्रिसिशन होता है आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डाटा या रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डाटा, या फिर इसको कहते हैं रिपीटनेस ऑफ डाटा, किसी डाटा का रिपीटनेस। अब समझाता हूँ, ये आपके पास फिर उसी से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको टारगेट करना था एक्यूरेसी, तो टारगेट के कितने करीब हैं आप। अब देखिए, आपने एक बार यहाँ हिट किया, दूसरी बार भी आपने यहीं पे हिट किया, तीसरी बार भी आपने अब लगभग वहीं पे हिट किया, तो आप क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, आप प्रिसाइज हैं। यहाँ पे आप क्या है, बहुत सा आप क्या कर रहे हैं, हमेशा वहीं पे मारते जा रहे हैं। मान लीजिए आपको 100 रन बनाना है, ठीक है, 100 रन बनाना है। एक बार में आपने, एक मैच में आपने 90 बनाए, दूसरे मैच में भी आपने 90 बनाए, और तीसरे सब मैचों में आपने क्या बनाए, 90 बनाए। तो जितनी बार आप अपने डाटा को रिपीट कर सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डाटा क्या होता है, प्रिसिशन होता है। तो जो कौन सा मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज होने का मतलब क्या हुआ, आपने कहा कि इस पेन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आपने जब एक बार कहा 5 सेंटीमीटर है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए आप कह रहे हैं कि अब 7 सेंटीमीटर हो गई, अगली बार आप कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर हो गई, ऐसा नहीं। अगर आपने एक बार कहा है कि 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी बार भी क्या होना चाहिए, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और तीसरी बार भी वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
तो आप ये कोशिश करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि आप कोई भी जो डाटा है आपका, वो डाटा होना चाहिए प्रिसाइज, एक्यूरेट तो होना ही चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ योर डाटा। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डाटा को मेजर करने के लिए, समझने के लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजों का यूज करते हैं। एक हो गया है मीन, दूसरा हो गया है मीडियन, और तीसरा हो गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन पे सवाल कर लीजिए, मीन क्या होता है, एक्स बार, और एक्स बार कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम। अब इसको समझो जी, क्या है ये, मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है आपके पास, तो इनका जो मीन होगा वो कितना होगा, इन नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाय इनका 5 से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, मीन निकाल दिया आपने, मीडियन निकाल देंगे। मीडियन आप कैसे निकाल देंगे कि आपके पास आपकी जो मेजर वैल्यू है, आपके पास जो मेजर वैल्यू हो गया है माइनस हो गया है मीन, या फिर उसका मॉड ले लीजिए, या फिर ऐसा कह लीजिए मीन माइनस मेजर वैल्यू। जैसे आपको इसका मीडियन लेना है तो आप कैसे लेंगे, यहाँ पे मीन कितना आया आपके पास, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10 15, 15 बटे मीन आया आपके पास 3, तो आप क्या कर देंगे, 3 - 1 हो गया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, मॉड ऑफ 2। तो इसका इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू √of योर x बार अपॉन माइनस म्यू डिवाइडेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जब भी आप सवाल करने जाएंगे तो आप इन फॉर्मूलाज पे आप इक्वेशन सवाल कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इतने से काम बन जाएगा। तो ये दूसरा टॉपिक यहाँ पे मेरा खत्म हुआ। अब जो तीसरा टॉपिक, 2 टॉपिक और हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब आते हैं हम एक और टॉपिक पे आते हैं, हम थोड़ी पानी पी लेते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं हम एरर में। और मैंने आपको कहा था एरर जो है, एरर हो गई है आपकी गलती। और गलती क्या हुई है आपकी, एरर होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर वैल्यू। ठीक है जी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। आपकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, मान लीजिए इस पेन की लंबाई, फिर से वही एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर है और आपने कहा कि मेरी 4 सेंटीमीटर मेरी लंबाई आई है। 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी और आपने कहा 4 सेंटीमीटर मेरी लंबाई आई है, तो एरर कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर का क्या हुआ आपके पास, एरर हुआ। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। एरर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एरर बेसिकली 2 तरीके की एरर हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है आपका सिस्टमैटिक एरर या कांस्टेंट एरर, या सिस्टमैटिक एरर, कांस्टेंट एरर, या फिर आप उसको डिटरमाइंड एरर भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास रैंडम एरर या अनसिमेट्रिकल एरर। ठीक है जी, इसको जरा समझते हैं। एरर 2 तरीके के होता है। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, कांस्टेंट एरर या डिटरमाइंड एरर। दूसरा होता है रैंडम एरर या फिर अनसिमेट्रिकल एरर। जो आपकी सिस्टमैटिक एरर या कांस्टेंट एरर होती है, उनको आप क्या कर सकते हैं, आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं, आप उनको करेक्ट कर सकते हैं।
ऐसी एरर, ऐसी गलतियां जिनको आप कम कर सकते हैं, जिनको आप होने से रोक सकते हैं और जिनका आप क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, जो प्रिडिक्टेबल होती हैं, ऐसी एरर हो कहलाती है आपकी सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर जिनको आप क्या कर सकें, विच कैन बी नेगलेक्टेड, which can be removed और which can be corrected। ऐसी एरर जो होती हैं वो कहलाती है आपकी सिस्टमेटिक एरर। लेकिन जो आपकी रैंडम एरर जो होती हैं वो उनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं और आप उनको उनका करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया है आपका कौन सा एरर हो गया है, ये अनसिमेट्रिकल एरर हो गया है इस तरीके से। ठीक है जी, इतना ही पूछेगा वो आपके लिए। जो आपके पास जो सिस्टमेटिक एरर जो होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं। पहला हो गया है आपके पास ह्यूमन एरर, दूसरा हो गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तीसरा हो गया ऑपरेशनल एरर और आपके पास हो गया है मेथोडिक एरर। ठीक है, ये हो गया है। तो ये एरर हो गई है ह्यूमन एरर का मतलब हो गया है कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको मैं एक्सपेरिमेंट के दौरान कर रहा हूं। जैसे मैं ब्यूरेट का इस्तेमाल कर रहा हूं और वो ब्यूरेट मेरा साफ नहीं है, मेरा जो केमिकल मैंने इस्तेमाल किया है वो केमिकल प्योरीफाई नहीं था, उसमें मॉइस्चर लगा हुआ है, उसकी वजह से भी आपका जो गलती होने के चांसेस बने रहेंगे और आप उनको दूर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन ठीक नहीं हो रखा है, एक मशीन जो है उसका कैलिब्रेशन ही ठीक नहीं हो रखा है, इसीलिए हर एक मशीन को यूज करने से पहले कैलिब्रेट करना जरूरी है। और अगली यूनिट है एरर है आपके पास ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशन आप कर रहे हैं, उस ऑपरेशन के दौरान उसकी जरूरत पड़ रही है आपको। आज के लिए आखिरी टॉपिक और सबसे जरूरी जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोस्तों इधर से भी सवाल आने के आसार है और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इधर से भी आप क्या करने वाले हैं, आप बढ़िया मार्क्स लाने वाले हैं इस चैप्टर से। तो ठीक है जी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आते हैं। तो सिग्निफिकेंट क्या हुआ, देखो भाई हमको ज्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 5 मिनट में मैं सिग्निफिकेंट फिगर समझा रहा हूँ और वीडियो खत्म कर रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर पहली जो चीज, रूल्स देखो, रूल्स पे तो मारो गोली। ठीक है भाई, तो पहली जो चीज है, सबसे पहली बात जो याद रखना है, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, 1 से 10 तक जो भी नंबर है वो आपको जहां पे भी दिखेंगे वो क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है जी, तो कैसे कैसे, जैसे अगर मैं बोलूं 2.143, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, क्योंकि सब क्या है, नॉन जीरो नंबर है। मैंने आपको कहा 5 4 3 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। मैंने कहा आपको 12, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। या इसी तरीके से मैंने कहा 9999, इनमें सिग्निफिकेंट या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5। तो जहां पे भी आपको नॉन जीरो नंबर दिख रहे होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक बात अब आता है जीरो के बारे में, थोड़ा तो कंफ्यूजन जीरो के बारे में है और उस जीरो वाले कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट है रे। देखो जीरो 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 जीरो, पहले जीरो को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, बिटवीन 2 नॉन जीरो, जीरो स्टार्ट विथ 0, जीरो एंड विथ 0। 3 तरीके की चीजें पढ़ेंगे। बिटवीन 2 नॉन जीरो, मैंने कहा 405, तो इधर 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। मैंने कहा 2002, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4। मैंने कहा 9000, ये मान लीजिए मैंने कहा 2000
5 मैंने कहा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 5। या फिर मैंने कहा 10 सिग्निफिकेंट, या फिर मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, मैंने कहा 101। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3। तो किसी भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर सिग्निफिकेंट जीरो फंसा हुआ होगा तो वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अगर मैं कहूं कि 0.005, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। क्यों? आप जीरो अगर जीरो से भी कोई भी संख्या स्टार्ट हो रही होगी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। या फिर मैं कहूँ 0.007, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। अगर मैं कहूँ 0.00009, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। और अगर मैं कहूँ 1.400, अब क्या है, दशमलव के बाद जीरो है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर बाद में आ रहा है तो वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, काउंट होगा। एक बात, एवोगाड्रो नंबर 6.02 गुणे 10 की घात 23, यहाँ पे ये जो 10 की घात 23 है इसको एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 4। जो आपके फिक्स नंबर है, जैसे पाई हो गया है 22/7, तो इस पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। या फिर मैंने कहा जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर जैसे 100, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्योंकि मैं इसको इस 10 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो लिख सकता हूँ, इसका मतलब भी तो अभी भी 10 ही है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए किसी ने मेहनत की है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।